सभी को राम राम। आज के डीबीएम इनसाइट सीरीज के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर रविवार हमारे बीच कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व होते हैं जिन्होंने जीवन में साधारण ट्रेंड से हटकर कुछ असाधारण कार्य किया है। किसी महापुरुष ने कहा है, जब उद्देश्य लोक कल्याण हो तब हर चर्चा साधना बन जाती है। डीबीएम इनसाइट सीरीज का उद्देश्य युवाओं के बीच ऐसी सार्थक चर्चा लेकर के आना है जो उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आए और युवा राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को समझ सके। आज के इस एपिसोड में हम स्वागत करते हैं धर्मदास जी का। धर्मदास जी मूलतः ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। उन्होंने 17 वर्षों तक विवेकानंद केंद्र में जीवन भर प्रचारक के रूप में कार्य करते हुए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा का कार्य किया है। इनमें 11 वर्षों का महत्वपूर्ण कार्यकाल बिहार में रहा, जहां उन्होंने गांवों, विद्यार्थियों, शिक्षकों और समाज के बीच रहकर शिक्षा एवं संगठन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। वर्तमान में वे विवेकानंद विद्यापीठ महुआ के प्रधानाचार्य के रूप में नई पीढ़ी के चरित्र निर्माण एवं मूल्याधारित शिक्षा के लिए कार्यरत हैं। आज का जो संवाद है उसका विषय है विवेकानंद से विकसित भारत तक। तो आज के सत्र में हम धर्मदास जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो धर्मदास जी, आपका जो जीवन अभी तक का रहा है, बचपन से लेकर के अभी तक की जो आपकी यात्रा रही है, तो वो संक्षेप में आप बताते हैं। मेरी आवाज आ रही? जी जी भाई साहब। वीडियो भी खोल सकते हैं क्या? जी 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 बिल्कुल। आप सभी को नमस्कार। जीवन की यात्रा जब प्रारंभ होती है तब से ही मार्ग हमारा तय होता है। करना क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, हम लोग तय करते हैं। छोटी सी कहानी है। एक गांव का बालक जब किसी अच्छे कार्य पर निकलता है तो निश्चित रूप से समाज के लोगों का सहयोग, परिवार के लोगों का सहयोग और उस राष्ट्र निर्माण में उसका योगदान होता है। 8वीं क्लास की कक्षा में जब मैं पढ़ रहा था, उस समय स्वामी विवेकानंद से मेरा परिचय हुआ। विवेकानंद के अपने जीवन की जो घटनाएं, विवेकानंद के जो अपने जीवन में जो उन्होंने कार्य किए, ये सारा पढ़ने का अवसर मुझे वहाँ प्राप्त हुआ। ऐसे करते 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 छोटे छोटे कार्यों से जुड़ते जुड़ते सामाजिक कार्यों से अपने को जोड़ते हुए और उन कार्यों में अपना योगदान, अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाते हुए इस यात्रा का प्रारंभ हुआ। यात्रा बहुत ही सकारात्मक थी, सकारात्मक रही और आगे भी सकारात्मक रहेगी, ऐसी अपेक्षाएं हैं। मैं जब विवेकानंद केंद्र से जुड़ा था तो संस्कार वर्ग के माध्यम से छोटी 8वीं क्लास में संस्कार वर्ग लगता था। ग्वालियर जिले से 8वीं, मेरा गांव 20 किलोमीटर की दूरी में है। कुछ भैया वगैरह वहां पर आते थे। लेकिन भारत माता की जय और संगठन में शक्ति है, ये सब नारे जब उद्घोष होते थे तो मन को बड़ी प्रेरणा देते थे और मन में कुछ ऐसी उथल पुथल होती थी कि समाज में सब काम हो रहा है, बाकी लोग तो सब एक जैसा कर ही रहे हैं, हमको कुछ समाज के लिए अलग करना चाहिए, ऐसा मन में आता था। जब अच्छे कार्य के लिए निकलते हैं तो निश्चित रूप से मार्ग अपने आप ही खुलता जाता है। जब मन में ठान लिया कुछ अच्छा करना है तो धीरे धीरे संस्कार वर्गों के माध्यम से आगे बढ़ते गए, एक स्टेप से दूसरी स्टेप चढ़ते गए और बाद में स्नातक अपनी पढ़ाई को पूरा करते हुए सारा जो पढ़ाई हुआ, मेरा 10वीं क्लास तक मैंने परीक्षा गांव से दिया। उसके बाद में इंटरमीडिएट, स्नातक और आगे जो भी पढ़ाई है वो संगठन में रहकर, यानी कि
हम कभी कभी सोचते हैं कि हम एक कार्य कैसे करें, अपने व्यक्तिगत जीवन की पढ़ाई या व्यक्तिगत जीवन को आगे कैसे लेके जाएं, लेकिन यहाँ पर दोनों कार्यों को, अपने व्यक्तिगत जीवन को भी ठीक करते हुए, व्यक्तिगत जीवन से आगे बढ़ते हुए, ये हुए राष्ट्र की सेवा का भी, समाज की सेवा का भी, और बच्चों के विकास का भी हम लोगों ने उसमें ध्यान रखा। दोनों कार्य पैरेलल चलते रहे। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक नाव में पैर रखें या दो में रखें, हमारे मन में बड़ी दुविधा होती है। लेकिन जब अच्छे कार्य के लिए हम सोचते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तब हम दो नाव में पैर रखना भी सकारात्मक कभी कभी होता है। समाज के बीच में मेरा ये योगदान रहा, और धीरे धीरे करते हुए स्नातक की पढ़ाई हुई। बाद में पढ़ाई करने के बाद मन में आया कि जब 6-7 वर्षों से समाज की सेवा, विवेकानंद के विचारों को समाज में उस वर्ग तक लेके जा रहे हैं जहां तक विवेकानंद बोलते थे, तो निश्चित रूप से समय अब आगे देना चाहिए। तब विवेकानंद केंद्र में 2014 में कन्याकुमारी में ट्रेनिंग हुआ। ट्रेनिंग के बाद में सीधा पोस्टिंग बिहार हुआ, और जीवनवृत्ति की दीक्षा लेते हुए हम लोग आगे बढ़े। सारे पढ़ाई के दौरान एक ही मन में विचार रहता था कि इस भारत माता की सेवा का दायित्व है, इसको बीच में छोड़ना नहीं है, और साथ में दूसरे लोगों को भी जोड़ना है। अपने जीवन से उठकर दूसरों का सोचना, ये मन में आया, और इसको लेकर हम आगे चले। बचपन से मन में एक जो होता है ना कि कोई कार्य आप करने वाले हैं, वो बचपन से वो बीज मन में आपके रहता है, सिर्फ उसको बीज को पानी देने की आवश्यकता होती है, और जब बराबर से उसको पानी मिलने लगता है तो वो बीज बड़ा होकर एक वट वृक्ष के रूप में विकसित होता है और सभी को छाया प्रदान करता है। जब हम इस बीज के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से हमारी भूमिका इस कार्य में आगे बढ़ती गई। युवाओं के साथ मिलकर, बच्चों के साथ मिलकर, वरिष्ठों के साथ मिलकर सारे कार्य को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का एक कार्य शुरू किया, और भारत माता की सेवा, भारत राष्ट्र की सेवा में मेरा कैसा योगदान हो सकता है। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि जिस तरह जगन्नाथ जी के रथ में मात्र हाथ स्पर्श करने से ही जगन्नाथ जी का रथ चलता है, इतना बड़ा समूह होता है और रथ की यात्रा शुरू हो जाती है। तो उस समय जब जुड़ा केंद्र से, वह मन में आया कि भाई मेरा भी एक योगदान इसमें होना है, तो इस जगन्नाथ जी के रथ में मेरा हाथ का स्पर्श भी होना, और रथ की यात्रा में मेरा भी सहयोग हो, और मैं भी उसका क्या बोलते हैं, एक पथदर्शक, या उसमें मैं अपने आप को जोड़ सकूं। तो मैंने उसमें योगदान देना प्रारंभ किया, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली भी समझता हूं कि छोटी सी उम्र में मुझे ये संगठन मिला, और जिस संगठन ने आज मुझे बहुत कुछ दिया, और आज जो भी हूँ इस विवेकानंद केंद्र के कारण हूँ। आज बोल पा रहा हूँ तो विवेकानंद केंद्र के कारण ही बोल पा रहा हूँ। अपने जीवन में बहुत सारी निगेटिविटी आती है कभी कभी। इस बचपन से लेकर केंद्र के फुल टाइमर बनने तक काफी मन में दुविधा, बहुत संशय था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सारे विषयों को सकारात्मक लेते हुए हम आगे बढ़े, और अपने इन जितने वर्ष संगठन में रहे, पूर्णतः समर्पण भाव से इसमें योगदान देने का प्रयास रहा। पीछे ना छूट जाए, हम पीछे ना रह जाएं। यदि कोई पीछे रह भी रहा है तो उसको आगे बढ़ाने का ये मन में संकल्प था। उसी को लेकर हम लोग ये जीवन की यात्रा लगभग हमारी चली। ऐसा कुछ अपना जीवन के विवेकानंद केंद्र के साथ रहा है जी। तो धर्मदास जी, जीवन में जैसे आपने विवेकानंद केंद्र का मार्ग चुना जी, और वो भी बिल्कुल युवा अवस्था में, जी। तो आपके जीवन में ऐसी कोई घटना जो जिसने आपको प्रेरित किया हो विवेकानंद केंद्र से जुड़ने के लिए? क्योंकि अधिकतर युवा क्या होता है कि अपने करियर की ओर सोच रहे होते हैं, और आप उस समय आपने करियर के बजाय विवेकानंद केंद्र को चुना। तो ऐसी कौन सी घटना रही जिसने आपको प्रेरित किया? जैसा कि मैंने बताया कि बचपन से ही विवेकानंद केंद्र से 8वीं क्लास से जुड़ाव और लगाव हुआ। एक वनडे कैंप हमारे गांव में हुआ, ग्वालियर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। उसमें एक रजत चक्रवर्ती भैया थे, और उन्होंने पूछा कि सभी अपने अपने नाम का अर्थ बताइए। मतलब ये मुझे पहली बार पता चला कि नाम का भी अर्थ होता है। तो हमको लगा, उस समय तो स्कूल की अवस्था में थे, सारी बातों को बहुत सीरियस लेते नहीं थे, मजाक में सारी बातों को लेते थे।
तो हमने बोला कि नाम का भी कोई अर्थ होता है क्या? तब पता चला कि नहीं, नाम के अर्थ के पीछे बहुत बड़ी एक कहानी जुड़ी होती है, और जिस तरह हमारा नाम का अर्थ होता है तो लगभग लगभग हमारी दिशा उसी आधार पर चलती जाती है। तो मेरा नाम का अर्थ जो बताया कि धर्मदास, धर्म दास से भाव से धर्म की सेवा करना, धर्म की उपासना करना, ये मेरे नाम का अर्थ मुझे बताया। तो उसी मन में ये सेट हो गया कि कहीं ना कहीं कुछ तो इस नाम को सार्थक करना है। वही मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि मुझे नाम का अर्थ नहीं पता था, और नाम का अर्थ को सार्थक करने के लिए मैं उसमें लगा रहा, और वहीं से ये क्रम शुरू हुआ। तो ये क्रम जब शुरू हुआ तो ये क्रम शुरू होने कड़ी में ये पीछे जाने का क्रम बैक नहीं हुआ। इसी नाम को सार्थक करने के लिए हम युवाओं के बीच में, बच्चों के बीच में और अन्य अन्य गतिविधियों के माध्यम से आगे बढ़ते रहे। फिर स्वामी विवेकानंद जो बोलते हैं कि एक मन में और था कि स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि वे ही जीवित हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी सब मृत पशु के समान हैं। तो हमको लगा कि कहीं ना कहीं अपने जीवन को जीना तो है ही है, लेकिन जो नाम है उस नाम को सार्थक करते हुए अपने जीवन को दूसरों के लिए लगाना चाहिए, दूसरों के लिए जीना चाहिए। तब जाके अपने नाम की उपयोगिता और सारा विषय हमारा ठीक हो पाएगा, तभी हम उस विषय को लेकर आगे चल पाएंगे। तब मन में तय किया, और मैं उस की दृष्टि से काफी हो सकता है कि इस कार्य को करने के लिए मैंने कुछ झूठ भी बोला होगा, कुछ मन में ऐसा भी रहा होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा बोलते हैं सत्यता के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता है। कोचिंग जाना है, कोचिंग ना जाकर हम संगठन के, समाज के बच्चों के बीच में, ऐसे बच्चों के बीच में जिनको शिक्षा की आवश्यकता है, ऐसा कार्य कर रहे थे। और वही नाम के अर्थ को लेकर धीरे धीरे छोटे बच्चों को लेकर, बड़े बच्चों को लेकर, युवाओं को लेकर हम आगे बढ़ते गए। और मन में कभी ये संशय नहीं आया कि क्या हम जो काम कर रहे हैं उसमें कठिनाइयां होंगी या उस काम में रुकावट होंगी। तो निश्चित रूप से जब अच्छा कार्य करने के लिए निकलते हैं तब कई बाधाएं होती हैं। माननीय एकनाथ जी विवेकानंद केंद्र के संस्थापक हैं, वो बोलते हैं कि चुनौतियां जो होती हैं वो उनको अवसर के रूप में लेना चाहिए। वो अवसर होती हैं, और उन अवसरों को जब हम मुस्कुराते हुए उन चुनौतियों को लेते हैं तब निश्चित रूप से हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी निर्मित होती है। इसलिए हम उस शक्ति को लेते हुए आगे बढ़े, उस नाम के अर्थ को लेके आगे बढ़े, और आज जितने वर्ष भी काम किए उस नाम को सार्थक करने का प्रयास किया कि कहीं उसमें कमी ना हो जाए। ये एक प्रयास हमारा छोटा सा उसमें रहा। तो जैसा कि आपने कहा कि आपका नाम धर्मदास जी है, जी, तो ये धर्म शब्द का क्या अर्थ होता है? क्योंकि यदि अगर देखा जाए तो इसको बहुत तरीके से लोग ले लेते हैं। अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं, है ना, और जब रिलीजन की बात करते हैं तो उसमें फिर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन, ऐसे बहुत सारे लोग आने लगते हैं। तो धर्म शब्द से क्या समझते हैं? रिलीजन वगैरह तो ये कॉमन शब्द हो गया है आजकल, तो हर कोई उसको रिलीजन के लिए उपयोग करता है। लेकिन धर्म मतलब धर्म में हम जो उपासना कर रहे हैं या जो हमारी उपासना पद्धति है या क्रिया विधि है उसको भी हम धर्म के रूप में मान सकते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि धारण करते हुए किसी भी कार्य को निष्ठापूर्वक करना। धर्म का मतलब ये मान सकते हैं कि अपने मन में उस कार्य को धारण करते हुए, उसकी उपासना करते हुए उस कार्य को पूर्णतः समर्पण भाव से करना। बाकी अर्थ तो धर्म तो जैसे सिख में, मुस्लिम में अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन शुद्ध अर्थ है कि उस भाव को धारण करते हुए उस कार्य को पूर्ण रूप से समर्पित भाव से उसको संपूर्ण करना, ये धर्म की परिभाषा हो सकती है। पूजा पद्धति ये धर्म हो सकता है, क्रिया विधि ये धर्म हो सकता है, अन्य अन्य जगह भी धर्म की परिभाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन धारेति धर्म, धारण करते हुए धर्म की उपासना करना, ये धर्म की परिभाषा। तो विवेकानंद जी के जीवन से ऐसी कुछ घटनाएं जिनसे आपको प्रेरणा मिली हो और जिनसे आज के युवाओं को प्रेरणा मिल सकती है, ऐसी कुछ घटनाएं? विवेकानंद जी का जीवन तो पूरा ही प्रेरणादायी है, और कोई घटना उसमें ऐसी नहीं है जिसको हम ये नहीं बोल सकते कि प्रेरणा नहीं मिली है। लेकिन कुछ कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो मन को बहुत अंदर तक छू जाती हैं, और लगता है कि कुछ ऐसा समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हमको करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही बहुत
आप लोगों को पता होगा कि शरारती थे और बहुत मतलब जैसे चंचलता जो थी उनके अंदर वो बहुत भरी हुई थी। माँ बोलती थी कि मैंने शिव जी से दूत मांगा था, मतलब एक पुत्र मांगा था, शिव जी ने क्या अपना दूत भेज दिया है क्या यहाँ पर, जो इतना चंचल स्वभाव का है, इतना बहुत शरारत करते हैं। ये सारी बातों को लेते हुए विवेकानंद करके बचपन से आप देखते हैं कि एकाग्रता, उनका जो हिम्मत, जिज्ञासा, ये बहुत सारी बातें उनके जीवन में देखने को मिलती हैं। दो तीन घटनाएं ऐसी हैं जो हम लोग भी जानते हैं। एक तो कि स्वामी विवेकानंद के अंदर दया भाव बहुत था। वो किसी के प्रति भी करुणा और दया भाव से सेवा का कार्य करते थे। जैसे बचपने में वो जब किसी गरीब को देखते थे, किसी भिखारी को देखते थे, तो जो उनके हाथ में रहता था वो उनको दान कर देते थे, चाहे वो कैसा भी हो, वस्त्र हो, कपड़े हो, कुछ भी हो। एक बार उनकी माँ ने ये सब देखा तो माँ को लगा ये क्या बेहुदा जैसे काम कर रहा है, तो कमरे में बंद कर दिया। अब बंद करने से किसी को तो रोक सकते नहीं है। स्वामी जी के अंदर है कि दूसरों को लिए कुछ करना है, जो व्यक्ति इस अवस्था में दिख रहा है उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो उनका वो दान देने की प्रवृत्ति, करुणा भाव, दया भाव दरवाजे के अंदर होने के बाद वो खिड़की के द्वारा वो सारा चीजों को उनको लोगों को प्रदान करते। तो एक तो वो करुणा का भाव उनके अंदर, दया भाव उनके जीवन में देखने को मिलता है। और ये सिर्फ बचपने में नहीं, ये अमेरिका तक जब गए या अमेरिका से लौटने के बाद भी वो भाव उनके मन में रहा। जैसे एक घटना और आती है, जब अमेरिका से वो लौट रहे थे तो तब उनके मन में जो अंग्रेज शिष्याएं थी या अंग्रेज शिष्य लौट के आए थे, तो बोलते हैं कि 5-6 वर्ष के बाद आप भारत लौटे हैं और 5-6 वर्ष आप ऐशो आराम की जिंदगी में रहे हैं, तो इस 6 वर्ष के बाद आपको भारत देश कैसा लगता है। तो स्वामी जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। काफी लोग, यार हम लोग होते या कोई लोग होते तो बोलते हैं हाँ भारत में थोड़ा बहुत कमियां हैं, थोड़ा सुधार करना चाहिए, विदेशी परंपरा को अपनाना चाहिए या फिर विदेशी सीख को अपनाना चाहिए, बहुत सारी बातें हम लोग करते। लेकिन उन्होंने बोला कि ये मातृभूमि का कण मेरे लिए पहले पवित्र था, मतलब यहाँ के लोग पवित्र थे, ये अभी इस मातृभूमि का कण कण मेरे लिए पवित्र है और धरती माता की गोद में लौट जाते हैं। तो ये भाव देखकर अंग्रेज शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने ऐशो आराम के वातावरण में रहने के बाद ही विवेकानंद जी के अंदर भारत भक्ति का प्रेम कम नहीं हुआ। तो कोई भी प्रलोभन स्वामी जी के जीवन में आए। जी मुकुंद जी कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं भाई साहब, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो इतने प्रलोभन, इतने सब कुछ आए, लेकिन विवेकानंद जी को वो प्रलोभन प्रभावित नहीं कर सके और ना ही अपनी संस्कृति से डिटैच किए। जितने बाहर रहे उतने अटैच होते गए वो। फिर एक तो बहुत अच्छी उनकी बात जो है, मैंने जो जीवन में देखा कि जिज्ञासा। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, किसी भी बात को बिना जाने या जानने का अभ्यास नहीं होता है तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन स्वामी जी के जीवन में ये देखते हैं कि एक बार बगीचे में आम तोड़ने के लिए वो गए और पेड़ पर चढ़े हुए थे, तो बगीचे का जो माली था तो भूत भूत करके डरा के भगा दिया। लेकिन स्वामी जी को लगा कि ये रोज का ये माली करता है और बच्चे भाग जाते हैं, कहानी क्या है इसके पीछे, देखना चाहिए। तो वो अंत तक उस पेड़ पर डटे रहे और देखा कि अंत में कोई भूत भूत जैसा नहीं आया। तो स्वामी जी के अंदर ये देखने को मिलता है कि जब तक कोई प्रश्न मन में है और उसको समाधान नहीं कर लेते हैं, उसको उसके हल तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक उसका वो पीछा नहीं छोड़ते थे। तो जिज्ञासा उनके अंदर बहुत अधिक प्रबलित होती थी। फिर एकाग्रता उनके जीवन में। और फिर दूसरी तीसरी बात जो मिलती है कि कभी कभी हम देखते हैं कि जिस गांव में, जिस गली में या जिस शहर में रहते हैं, उसकी बुराई यदि कोई दूसरा कर रहा है, सामने बैठा हुआ ट्रेन में भी कर रहा है, बस में बैठा हुआ कर रहा है, तो हम उसका समर्थन करने लगते हैं, हम उसको आगे बढ़ाने लगते हैं। हाँ ये कमी तो है, ये तो है, ये तो है, ये तो है, इशारा करके वो सामने वाला समझता है कि वास्तव में मेरी बात जो सही है। लेकिन स्वामी जी के जीवन में ऐसा नहीं था। स्वामी जी जब जहाज से मतलब नाव में यात्रा कर रहे थे, उनके साथ में 2 अंग्रेज भी बैठे हुए थे, तो वो भारत देश के बारे में नहीं, पहले भारत के लोगों के बारे में, भारत के लोग ऐसे हैं, भारत के लोग ऐसा बोलते हैं, भारत के लोगों में ऐसा है, वो सारा भारत के लोगों के बारे में ऐसा ऐसा बोला। जैसे ही उन्होंने बोला कि भारत देश ऐसा है, तो स्वामी जी ने बोला अब एक शब्द और बोले तो उठाकर समुद्र में फेंक दूंगा। तो स्वामी जी
जब तक व्यक्तिगत आप बोल रहे हैं तब तक स्वामी जी शांत रहे, और जब भारत की बात आई तो उन्होंने उसका जवाब डटकर दिया। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि हम कभी कभी व्यक्तिगत लोगों को हावी कर देते हैं और उनकी बात को समर्थन करते हैं और सारी बातों को मानने लगते हैं, लेकिन स्वामी जी के जीवन में देखते हैं कि व्यक्तिगत से उठकर उन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि माना और राष्ट्र के प्रति अपने आप को उन्होंने बोला। फिर देखते हैं कि जीवन में कोई भी कार्य करना है तो लक्ष्य को निर्धारित करते हुए काम करना है। स्वामी जी का लक्ष्य एकदम फिक्स था कि उनको भारत माता का कार्य करना है। एक समय तक स्वामी जी ये सोचते थे कि मुझे करना क्या है। जब ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी से मुलाकात हुई और उन्होंने पूछा क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस बोलते हाँ मैंने देखा है, जिस तरह मैं तुमको देख रहा हूँ वैसे ही मैंने ईश्वर को देखा है और मैं तुमको भी दर्शन करा सकता हूँ, बात करा सकता हूँ। तब उनके मन में आया कि कोई व्यक्ति मुझे ऐसा मिला जो मेरे मेरे को दिशा दे सकता है, मुझे सही मार्ग तक लेके जा सकता है। और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी का मार्गदर्शन उनके लिए व्यक्तिगत जीवन में नहीं, आगे भी भारत के लिए बहुत सर्वोपरि रहा और उस मार्गदर्शन को लेकर वो आगे बढ़े। तो डिसिप्लिन, करुणा भाव, हिम्मत, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। अमेरिका में तो ऐसा हो गया था ना कि जब स्वामी जी का परिचय पत्र खो गया, खोने के बाद में 2 महीने तक स्वामी जी ऐसे भटक रहे हैं, तो क्या करें, खाने पीने का कुछ है नहीं है। तो एक महिला उनको जार जल करके थी, वो महिला अपने घर में लेके गई, और वो लेके गई किस लिए कि मजाक इनका उड़ाया जाए, मजाक में इनको मतलब भारत संस्कृति का मजाक एक बनाया जाए। लेकिन उन्होंने इसका बुरा नहीं माना, क्योंकि वहां पर व्यक्तिगत आश्रय लेते हुए जिस मंच पर जाना है वहां से राष्ट्र को प्रथम बताना है। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने वहां का बुरा नहीं माना कि दूसरे संस्कृति के लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा मेरा अपमान कर रहे हैं। उस अपमान को सम्मान भाव से लेते हुए वो आगे बढ़े। ऐसी कई घटना जीवन में प्रेरणा देती आई हैं और दी हैं, जिन्होंने हमको आगे बढ़ने में मदद किया है। ऐसा कुछ इसमें स्वामी जी का जीवन का रहा है। जी सुभाष जी ने हैंड रेज किया है। जी धन्यवाद जी जी धर्मदास जी, जी नमस्कार। सुन के अच्छा लगा कि जी वैसे आपने अपना जीवन विवेकानंद के जीवन से कुछ कम नहीं जिया है। जी जी ये बात अलग है कि वो 19वीं शताब्दी में थे, आप 21वीं शताब्दी में हैं। जी तो सुभाष जी जो संयोग उनके साथ रहा है वो संयोग हम सब के साथ। जी वैसे हम सबको ये ज्ञात है कि विवेकानंद जी 40 साल की उम्र तक ही रह पाए। जी तो ये दिव्यता का एक प्रकाश जो उनके अंदर था वो जी इतना प्रबल था कि उन्होंने अपनी सिर्फ 40 साल की आयु में ही विदेश का भ्रमण किया, जबकि उस वक्त हवाई जहाज में भ्रमण नहीं होते थे, समुद्री जहाज में महीनों लगते थे पहुंचने आने जाने में। और उस क्रिया में उन्होंने करीबन 6 साल विदेश में गुजारे हैं। जी तो उनका वहाँ जो आप कह रहे थे 5-6 साल का जो जीवन उनका वहाँ रहा है जी वो जी कोई लग्जरियस लाइफ नहीं थी उनकी। जी वैसे उनकी वहाँ कोई लग्जरियस लाइफ नहीं थी वो 6 साल। हाँ, जो लाइफ था वो बहुत स्ट्रगल रहा उनका। हाँ, कोई लग्जरी नहीं थी उनके लिए। मतलब जी जैसे हम कहेंगे आज हम जाएंगे अमेरिका या फ्रांस जाएंगे तो हम कहीं लग्जरी होटल में रहेंगे, हाँ ऐसा वैसे कुछ नहीं था। ना ऐसा बिल्कुल। कुछ नहीं। और जो हम अपने यहाँ कहते हैं राम भरोसे, जी तो पूरा समुद्री जहाज में बैठ करके राम भरोसे निकल गए। जी वैसे तो जैसे आपने बताया कि मैं ग्वालियर से निकल के फिर बिहार आया, तो मुझे ऐसा ही लगा कि जैसे आप भी ये समुद्री जहाज में बैठ करके ग्वालियर से निकल के फिर बिहार आए हैं। जी वैसे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये बताया कि हाँ, हर एक नाम का एक मतलब है। जी ये बात सही है। और इसको समझने के लिए आदमी को थोड़ी सूक्ष्मता की जरूरत है। क्योंकि अगर आप याद करेंगे आपका नाम किसने धर्मदास रखा होगा, खुद तो आपने रखा नहीं। ना ना हो सकता है आपके पिताजी ने दिन रखा हो। दादाजी ने रखा। करेक्ट। और इसको आप थोड़ी देर
एक बार अपने आप को एक पुरुष से हट करके आप अपने आप को एक इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। जी तो इलेक्ट्रॉन में एक कंसेप्ट होता है जिसको कहते हैं टाइम लैप्स। जी तो उसमें कहा जाता है सिद्धांत में कि आपकी जो फ्यूचर की अवस्था है जी उसका निर्माण आप अपने जो आपका पास्ट उसमें कहीं से क्रिएट करके आ जाते हैं। क्योंकि जिसका पूरा हमारे पास एक दृष्टांत, जब आप पैदा होते हैं तो आपके जो भाई बहन होते हैं जी उनको आप जानते नहीं होते हैं जब तक आप पैदा होते हैं, या वो पैदा होते हैं आपके बाद। जी वैसे और आपको ये नहीं पता होता है कि आपकी जीवन की गति में कौन ऐसा प्राध्यापक या कौन ऐसा टीचर मिलेगा जो आपको रास्ता बताएगा। तो आपने अपनी व्यवस्था की हुई थी वो आपने खुद बना के रखी। और जो पुरुष अपना कर्म अपना हाथ दे करके अपने कर्म को आगे बढ़ाता है वो वास्तविकता में एक मोक्ष की यात्रा पे आता है। ऐसा नहीं है कि हमको मोक्ष मरने के बाद मिलता है, क्योंकि बहुत से लोगों का भ्रम है कि हम अब 60 साल 70 साल के हो जाएंगे फिर हम भगवत गीता पढ़ना शुरू करेंगे, रामायण पढ़ना शुरू करेंगे, फिर मोक्ष मिलेगा। ये मोक्ष कहीं मरने के बाद नहीं मिलता है। बिल्कुल जो ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं कि आपको मोक्ष जो मिलता है वो हर एक श्वास को लेने और छोड़ने के बीच में ही मोक्ष होता है। क्योंकि आप जो कार्य अभी कर रहे हैं और आप अगर संतुष्ट हैं कि हाँ मैंने आज दिव्या जी के यहाँ पे अपना प्रवचन दे दिया और मैं संतुष्ट हूँ, मैंने जो अपने बाकी भाई लोगों के साथ साझा किया है मैं संतुष्ट हूँ, तो आपका मोक्ष हो गया। मेरा मोक्ष होगा कि मैं जब ये 1 घंटे की वार्ता में आपको जान चुका हूँ, ये मेरा मोक्ष भी प्राप्त है। और इसी प्रकार जो हमारे साथ और बंधु लोग इस चर्चा में हैं वो ये ना समझे कि मोक्ष कहीं उनको 70 साल मेरी तरह बुढ़ापे में आ जाएगा, ऐसा नहीं। मोक्ष आपकी हर एक घटना के बाद एक मोक्ष प्राप्त होता है। ये रनिंग कमेंट्री। क्योंकि हमारे यहाँ विवेकानंद जी का मानना है कि हमारे जो जीवन की शैया है ये सिर्फ संचित कर्म से नहीं चलती है, ये हमारे एफर्ट से चलती है। हम अपने संचित कर्मों का फल बदल सकते हैं। ये सबसे बड़ी प्रेरणा है जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी। नो डाउट हमारे लाइफ में संचित कर्मों का बहुत असर होता है, लेकिन संचित कर्मों का फल हम अपना बदल सकते हैं अगर हम क्रियाशील बन जाए। बिल्कुल। दूसरा आपने एक बहुत अच्छा शब्द बोला था कि आपका नाम जब रखा गया था तो आपका नाम धर्मदास रखा गया था। जी तो दास का मतलब सेवक नहीं, आप धर्म के सेवक नहीं, जी आप धर्म के पालक। पालक। और जो धर्म का पालक होता है उसका जीवन ही मोक्ष होता है। बिल्कुल। क्योंकि जो आपने धर्म जो आप अपना काम करते हैं, धर्म का मतलब श्रीवास्तव मिश्रा या जो भी, वो धर्म का जाति से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ पे सनातन संस्कृति में कोई जाति थी ही नहीं, जितना भी था वो वर्ण बेस्ड है। मतलब आपकी परफॉर्मेंस कैसी है उस पे बेस्ड था, कोई जाति या कोई सरनेम नहीं हुआ करता था। अभी भी आप अगर गांव में जन्मदिन मनाते हैं या बुजुर्ग का श्राद्ध मनाते हैं तो वो कहते हैं भैया अपना नाम ले लीजिए और अपने गोत्र का नाम ले लीजिए। कोई आपको ये नहीं कहता कि आपका सरनेम सिंह है या ठाकुर है या मिश्रा है, वो कोई आपको कहता नहीं। वो कहता है आप अपना नाम लीजिए, अपने गोत्र का नाम। वो इसलिए क्योंकि सभी ऋषियों से पढ़े हुए आप सब लोग भाई बंधु आगे बढ़े। बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी भाषा सुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्या जी आप भी अपने नाम का पूरा मतलब सभी लोगों को बता दीजिएगा, क्योंकि आपका नाम भी कोई कम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें सुभाष जी आपने बहुत अच्छा मतलब मेरी बात को और आगे बढ़ाया आपने, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसमें एक तो जो मोक्ष वाला बोलते हैं, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं मोक्ष यानी क्या, जो ये जीवित समाज है उसकी सेवा करना, यही हमारे लिए मोक्ष हो सकता है। और दूसरा जो अमेरिका वाला एक वृत्तांत और मुझे अभी याद आया कि हम लोग तो
जो आपने बताया कि होटल में होटल खोजते हैं, सब सुख सुविधाएं खोजते हैं, स्वामी विवेकानंद को तो इतना ऐशो आराम का एक महल मिला था रहने के लिए, लेकिन वो रात भर सो नहीं पाए और तकिया बिछा के नीचे जमीन पर लेट गए और रोते रहे। जब उस महल की महिला ने पूछा कि स्वामी जी हमारे आतिथ्य में कोई कमी रह गई क्या, जो आपको आंखों से आंसू आ रहे हैं, वो स्वामी जी ने बहुत प्रेम से बोला कि मैं आज यहाँ पर ऐशो आराम की जिंदगी या मैं मकबल गद्दे पर सो रहा हूँ, लेकिन मेरे भारत के लोग जो हैं आज उनके पास ठीक से कपड़े पहनने को नहीं है, ठीक से खाने को नहीं है, और मैं यहाँ पर आराम की जिंदगी जी रहा हूँ। तो बहुत सारा ऐसा वृत्तांत उनके जीवन में मिला और सुभाष जी ने भी उस बात को आगे बढ़ाया। जी धन्यवाद आपका सुभाष जी। जी मुकुंद जी। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आपका जो आपके जीवन का 17 वर्ष विवेकानंद केंद्र के साथ बीता है, जी तो विवेकानंद केंद्र की शुरुआत की क्या कहानी रही है? माननीय एकनाथ जी ये कौन थे, तो इनके बारे में थोड़ा आप बता दें। केंद्र क्या करता है, क्या उद्देश्य क्या है? मैं तीनों बातों को एक साथ ले लेता हूँ, क्योंकि शिला स्मारक तो बहुत बड़ा विषय हो गया, उसको समझाने के लिए तो काफी समय लगेगा। जी सुभाष जी बिल्कुल। एकनाथ जी संघ के शाखा में, मतलब जब संघ की शुरुआत हुई तब से ही अन्ना जी सोहनी उनके जो क्या बोलते हैं बहनोई जी, उनके साथ वो शाखा जाया करते थे और प्रथम प्रचारकों की टोली के वो सदस्य थे एकनाथ जी। मतलब स्वयं छोटी सी उम्र से लेकर अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख तक विभिन्न दायित्वों का वहन उन्होंने किया और अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख तक अंतिम दायित्व में रहे। सरकारवा भी वो उस समय कुछ समय के लिए रहे, 6 वर्ष के लिए, जब अपने जो उस समय के बाला साहब देवरस जी उनके बैच के थे, उनको किसी कारणवश जाना पड़ा पारिवारिक कारणों से, तब एकनाथ जी ने 6 वर्ष के लिए वो सरकारवा का कार्य देखा और उनके आने के बाद उन्होंने स्वतः उस दायित्व को छोड़ दिए और अखिल भारतीय स्तर तक बौद्धिक प्रमुख। एकनाथ जी के विषय में ऐसा बोलते हैं कि जब वो कोई बौद्धिक देते थे तो ऐसा सेम बौद्धिक वो रिपीट करके वो कई बार दे सकते हैं, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं, और नींद में भी उस बौद्धिक को बोल सकते थे। गुरुजी बोलते थे कि यदि बौद्धिक सुनना है तो एकनाथ जी का सुनिए। एकनाथ जी के जीवन की बहुत सारी घटना। एकनाथ जी जो अपने परिवार में 8वीं संतान थे और कुंडली में या पंडित जी ने ऐसा बोला उनको कि भाई ये घर पर रहेगा तो घर के लिए ये दृष्टि दोषक यानी समस्या उत्पन्न होगी, तब क्या करना चाहिए, तो गोद दे देना चाहिए। तब एकनाथ जी के बड़े भैया भाभी ने उनको गोद लिया और सारा जिनका पढ़ाई लिखाई है जो भी है भैया भाभी के पास में रहा और पढ़ाई करते करते वो शाखा से जुड़े रहे और शाखा के माध्यम धीरे धीरे उनके मन में हुआ समाज सेवा या राष्ट्र सेवा का जो भाव होता है वो प्रबलित होता रहा और उसको लेकर वो आगे बढ़े। जब स्वामी विवेकानंद की 100वीं जयंती उस समय थी, तमिलनाडु साउथ के लोगों में उस समय कन्याकुमारी के सदस्यों में ये मन में आया कि स्वामी जी ने यहाँ पर ध्यान किया है तो ये स्मारक होना चाहिए। तो उस दृष्टि से वो कौन व्यक्ति हो सकता है, कौन कार्य को पूर्ण कर सकता है, तो गुरु जी से मिलने के लिए वहां के सदस्य लोग गए और उन्होंने गुरु जी से आग्रह किया कि विवेकानंद का स्मारक हो, इतना पवित्र स्थल है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद को अपना ध्येय प्राप्त हुआ था और उसके बाद में जाकर वो अमेरिका जाकर भारत का नाम भी विश्व में उठाए थे। तब एकनाथ जी दायित्व मुक्त थे उस समय। मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ जी, वो ब्रीफ में एक बार वो कहानी बता देते हैं कि विवेकानंद जी की जो स्टोरी रही है कि वहां पे शिला पे बैठ के उन्होंने ध्यान किया था। मैं उस पे आ रहा हूँ उसमें तब उनको दायित्व मुक्त किया और उनको शिला स्मारक कार्य के लिए सौंपा गया। इसका एक छोटा सा एक कहानी ऐसा है कि शिला स्मारक स्वामी जी का ध्यान कैसे रहा, क्या इसका कल्पना रही। जब ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी का देहांत हुआ, ध्यान से पूर्व ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने बोले कि तुमको माँ का कार्य करना है। स्वामी जी के मन में बड़ा संशय था, दुविधा हो गई कि किस माँ का कार्य करना है, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उसका कार्य करना है या जगन जननी भारत माता का कार्य करना है। इस प्रश्न को खोजने के लिए स्वामी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी, हिमालय से लेकर पूरे भारत का परिव्राजक के रूप में भ्रमण किया
और बाद में वो 25, 26, 27 दिसंबर उससे पूर्व कन्याकुमारी पहुंचे और समुद्र किनारे खड़े होकर उस शिला को उन्होंने देखा जिस पर मां कन्याकुमारी देवी ने एक पैर पर खड़े होकर 1400 वर्षों तक शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या की। और स्वामी जी को लगा कि ये पवित्र शिला है, मां कन्याकुमारी का आशीर्वाद है, मुझे इस पर जाकर ध्यान करना चाहिए। तो स्वामी जी के पास पैसा भी नहीं था, नाविक से उन्होंने आग्रह किया, लेकिन नाविक ने बोला कि पैसा नहीं तो मैं आपको नहीं ले जा सकता। आप कल्पना करेंगे या आप मानेंगे नहीं कि स्वामी जी 3 बार तैरते हुए उस शिला तक पहुंचने का प्रयास किए और तीसरे बार के प्रयत्न के बाद में स्वामी जी वहां शिला पर पहुंचे। जैसे बोलते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो यदि हमारा प्रयत्न सटीक है और सकारात्मक है और प्रयत्न में पूरी परिपक्वता और पूरा मेहनत है, तब निश्चित रूप से हम लोग लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। स्वामी जी भी अपने लक्ष्य तक जो चट्टान पर जाना था वहां पहुंचे और 3 दिन 25, 26, 27 दिसंबर 1892 बिना कुछ खाए भारत माता का चिंतन, राष्ट्र का चिंतन किया। और 3 दिन बाद जब उठे तब उनको समझ में आया कि मुझे भारत माँ का कार्य करना है, भारत के लिए जीना है, भारत के लिए मरना है और भारत की प्रतिष्ठा को पूरे विश्व में फैलाना है। स्वामी जी को तब ये बोध हुआ। उसके बाद ही स्वामी जी फिर अपने शिष्यों को लेते हुए बारानगर मठ में 16 शिष्यों को लेते हुए दीक्षा लिए और बाद में स्वामी जी ने जो मठ के लिए जमीन मिला था, फ्लैग हो गया था कलकत्ता में, उस जमीन को बेच दिया। तो बाकी शिष्यों ने बोला कि ये जमीन हमने मठ के लिए लिया है तो मठ कैसे बनेगा। तो स्वामी जी बोलते हैं जब हमारा जनमानस सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो मठ तो हम कभी भी बना सकते हैं। तो स्वामी जी का जो दूसरों के प्रति जो विचार था कि अपने लिए नहीं जीना, दूसरों के लिए जीना है, ऐसा स्वामी जी का विचार था। और फिर जब ये सब होते हुए एकनाथ जी जब ये कार्य के लिए गए तब एकनाथ जी के मन में यही आ गया था कि मात्र पत्थर पे पत्थर रखना मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। शिला स्मारक का कार्य मुझे मिला है तो ये जीवंत कैसे रहे। तो विवेकानंद केंद्र की स्थापना शिला स्मारक के कार्य के समय उनके मन में आ गई थी। जैसे आपने दिव्य मिशन या गुरुकुलम स्कूल जो स्थापित किया है तो ये एक मात्र एक दिन का विषय नहीं होगा, 1 मिनट का विषय नहीं होगा, ये विषय आपके मन में पहले चल रहा होगा और चलते चलते इस विद्यालय के माध्यम से हम कहाँ तक पहुंचेंगे ये भी आपके मन में योजना पहले से फिक्स होगी। ऐसे ही एकनाथ जी के मन में था कि शिला स्मारक का निर्माण करना मात्र मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है, इसको लेकर ये जीवंत कैसे बना रहे, इसके लिए वो आगे कार्य करते रहे। उसके लिए विवेकानंद केंद्र की स्थापना हुई और इस शिला स्मारक कोई साधारण काम नहीं था, बहुत कठिन कार्य था। मतलब उसमें जो मजदूर कार्य कर रहे थे उनको देने तक की धनराशि नहीं था। तो मजदूरों ने बोला कि ये राष्ट्र का कार्य है, आप हमको 2 टाइम का खाना दीजिए। और आप कल्पना नहीं करेंगे कि 6 वर्षों तक 654 मजदूर मात्र 2 टाइम के खाने पर, हाँ उनको आर्थिक बाद में मिला होगा, लेकिन बिना किसी प्रश्न के वो काम करते रहे। 6 वर्षों तक 654 मजदूर लगातार काम किए और 2 सितंबर 1970 में तत्कालीन राष्ट्रपति बीबी गिरी द्वारा उसका उद्घाटन हुआ। और ये उद्घाटन मात्र शिला स्मारक का नहीं था, ये उद्घाटन शिला स्मारक का था, लेकिन यहाँ से शुरुआत, यहाँ से बीज चला गया विवेकानंद केंद्र का। तो विवेकानंद केंद्र की फिर स्थापना 1972 7 जनवरी 1972 में हुई। तो एकनाथ जी बोलते हैं कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, उनको कठिनाइयों को बहुत मतलब ये हम कर नहीं सकते। स्वामी जी बोलते हैं ना यू कैन डू इट, हाँ तुम कर सकते हो, हाँ मैं कर सकता हूँ। जब मन में ऐसा भाव रहता है तो निश्चित रूप से हम उसको कर सकते हैं। एकनाथ जी का यही स्वप्न था। जब एकनाथ जी ने गुरु जी से बोला कि ये कार्य आप मुझे सौंप रहे हैं तो हो सकता है कि मैं ना लौटूं संघ में, क्योंकि मुझे इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। यदि गुरुकुल विद्यालय आपने शुरू किया है तो उसके लिए आपको ऐसे नहीं छोड़ना है, आपने उसकी योजना बना के उसको आगे कहाँ वृक्षारोपण है या अन्य कार्यक्रम आप करने वाले हैं वो योजना लेकर आप चले। ऐसे विवेकानंद केंद्र की स्थापना उनके मन में थी और विवेकानंद केंद्र की स्थापना 7 जनवरी 1972 में उन्होंने किया। और विवेकानंद केंद्र का जो मुख्य उद्देश्य है मनुष्य निर्माण से राष्ट्र पुनर्निर्माण। मनुष्य निर्माण भी बहुत पहले हो गया, राष्ट्र निर्माण भी बहुत पहले हो गया, लेकिन बीच में जो एक समय आया जिसमें हम अपने आप को खो गए थे। राष्ट्र
जो एक अपने आप की छवि थी वो थोड़ा नर्वस जैसी दिखने लगी थी, उसको फिर से उठाने का काम, फिर से जागृत करने का काम युवाओं के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो इसको कौन करेगा? तो विवेकानंद केंद्र के माध्यम से युवाओं को आह्वान, जीवन वृत्तियों का एक आह्वान किया गया है, जो अपनी सुख सुविधाओं को त्यागते हुए, आज युवा क्या खोजता है? एक अच्छी गाड़ी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, घूमने के लिए बढ़िया गूगल होना चाहिए, सब कुछ होना, टिप टॉप रहना चाहिए, मतलब अपनी सुख सुविधाओं में जीवन रहना चाहिए। दूसरों की चिंता युवाओं को मन में अभी नहीं आता है। लेकिन उस समय एकनाथ जी ने बोला कि जो अपनी सुख सुविधाओं की तिलांजलि, अपनी सुख सुविधाओं को त्यागते हुए इस राष्ट्र की सेवा करने की मन में प्रेरणा हो, वो इस राष्ट्र के लिए अपना समय दे। तब विवेकानंद केंद्र में उस समय 15-16 जीवनवृत्ति कार्यकर्ताओं, जिसमें 3 बहनें भी थीं, उन्होंने पूरा जीवन का समय दिया। और उस समय KR रघुराजन, जो अरुणाचल के राज्यपाल थे उधर के, उन्होंने एकनाथ जी से आग्रह किया कि आपके जो ये जीवनवृत्ति, जो पूरे जीवन देकर संस्था काम करने वाले, इनको हमारे विद्यालय में दीजिए, ताकि अरुणाचल के लिए कुछ अच्छा कार्य हो सकेगा। और आप कल्पना नहीं करेंगे कि 7 स्कूलों में पढ़ाते हुए विवेकानंद केंद्र के आज पूरे भारत में 84 विद्यालय, जो बच्चों को स्वामी जी की शिक्षा के अनुसार, ये स्वामी जी बोलते हैं ना कि यदि शिक्षा के पास लोग नहीं आ सकते तो लोगों के पास शिक्षा को जाना है, इस विचार को विवेकानंद केंद्र साकार कर रहा है। और कई प्राकृतिक संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से विवेकानंद केंद्र कार्य कर रहा है। विशेष तौर पर जो विवेकानंद केंद्र का काम है वो संस्कार वर्ग, छोटे से बच्चों को चरित्र निर्माण की कार्यशाला, बी एंड मेक, अपने को बनाते बनाते दूसरों को तैयार करना राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। फिर स्वाध्याय के माध्यम से जागृत जो युवा है उसको और जागृत करने के लिए अपने राष्ट्र के लिए चिंता करना, अपने राष्ट्र के लिए सोचना, उनको आगे बढ़ने का एक माध्यम। फिर जो हम बोलते हैं स्वस्थ रहने का एक माध्यम है योग। योग के माध्यम से स्वस्थ शरीर से, स्वस्थ मन से ही हम राष्ट्र का सोच सकते हैं। फिर व्यक्तित्व विकास, युवाओं के समक्ष, युवाओं के लिए चुनौतियों के अवसर, उनको कैसे हम ले सकते हैं, ये सब बताते हुए विवेकानंद केंद्र ने कार्य शुरू किया। और आज पूरे भारत में लगभग 200 से अधिक शाखाएं और लगभग 1173 स्थानों पर विवेकानंद प्रकल्प के स्थानों पर काम कर रहा है। 26 राज्यों में विवेकानंद केंद्र का कार्य चल रहा है। और पूरी निष्ठा के साथ इसमें समय देने वाले, ना ही जीवनवृत्ति जो हम लोगों ने समय दिया है वही नहीं, स्थानीय कार्यकर्ता भी अपना समय निकालते हुए अन्य लोगों को प्रेरणा देते हैं कि हम कैसे समय समाज के लिए निकाल रहे हैं। हम बात करते हैं कि समय नहीं हमारे पास में, लेकिन अपने नौकरी करते हुए, अपने परिवार को देखते हुए आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है। इतना बड़ा संगठन कैसे बन गया? तो प्रत्येक स्वयंसेवक ने तय किया कि मैं 1 घंटा समाज के लिए दूंगा। ऐसे ही विवेकानंद केंद्र के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि हम समाज के लिए कुछ करेंगे। और आज 6000 से अधिक दायित्ववान कार्यकर्ता, कई शुभचिंतक, लाखों की संख्या में विवेकानंद केंद्र से साथ जुड़कर विवेकानंद केंद्र के ध्येय वाक्य मनुष्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण को सार्थक कर रहे हैं। गांव में जा जाकर गरीब बच्चों को पढ़ाकर, आनंदालय, विशेष रूप में जो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, जिस तक शिक्षा नहीं पहुंच सकती है, विवेकानंद केंद्र वहां तक उन बच्चों को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। जो विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, विवेकानंद केंद्र उन बच्चों के माध्यम से उन बच्चों को राष्ट्र के लिए खड़ा करके विकसित भारत में हमारा योगदान क्या हो सकता है, अभी से अंदर प्रेरणा डाल रहा है। जैसे चंद्रयान 2 की जब बात आती है तो विवेकानंद केंद्र के ही विद्यार्थी उस चंद्रयान 2 में शामिल हुए थे। तो विद्यार्थी कोई अलग नहीं होंगे, वो विद्यार्थी भी छोटे तबके के रहने वाले विद्यार्थी, जिसको विवेकानंद केंद्र की शिक्षा के माध्यम से गढ़ा गया और वो आगे बढ़े। तो ऐसे कार्य को विवेकानंद केंद्र ने, चुनौतीपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाया और आज पूरे भारत में ये कार्य करना है। जैसे बिहार में भी विवेकानंद केंद्र का कार्य बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है और है भी, लेकिन सभी ने उसमें बराबर सहयोग करते। इसमें एक बात जो आती है, हमको समझ में आता है कि एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। मुकुंद जी जैसे हम जो जानते हैं, हम लोग सब मिलकर ही उसको आगे बढ़ा सकते हैं। यदि मुकुंद जी ने दिव्य बिहार का मिशन लिया है तो उसमें उस बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है, उस बच्चे के मन में ये भी भाव आना है कि मेरा योगदान भी गिलहरी के योगदान की तरह इस स्कूल में, इस राष्ट्र की सेवा में होना है। गिलहरी का योगदान क्या था, वो आपको पता ही है कि वो अपने शरीर को पानी से गीला करती, बालू से लपेटती और उस सेतु पे बालू को छाड़ देती थी। तो कई बंदरों ने पूछा क्या होगा इससे,
तो बोले इतिहास लिखा जाएगा ना, तब मेरा नाम भी इसमें होगा कि छोटी सी गिलहरी का भी योगदान इसमें रहा है। तो विवेकानंद केंद्र का कार्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, ये कितने भी संगठन आज समाज में कार्य कर रहे हैं, और मैं तो बोलता हूं कि आज समाज जो सही दिशा में चल रहा है या समाज में सकारात्मकता बनी हुई है, तो आज ये जितने सारे संगठन हैं और संगठन में काम करने वाले युवा ही इस देश को आगे लेकर चल रहे हैं और उसको सकारात्मकता बनाए हुए हैं। नहीं तो ये देश आज यदि संगठन नहीं होते तो देश की स्थिति आज जो देख रहे हैं उससे थोड़ा अलग होती, और भविष्य में ये स्थिति और अच्छी सकारात्मक दृष्टि से जो 2047 का हम सपना देखते हैं, विकसित भारत का सपना देखते हैं, निश्चित रूप से आज मोदी जी जब हमारे पंत प्रधान पूरे भारत में जाते हैं तो संघ छद्दों संभव दद्दों संभव मनांति जानतम, ये भाव कहां से आया? तो भारत एक देश ऐसा है जो राष्ट्र को नेतृत्व कर रहा है और बाकी लोग भी ये समझ रहे हैं कि हमको आगे ले जाने का काम वो कर सकता है। तो एकमात्र देश है वो है भारत देश, और एकमात्र व्यक्ति है जो पंत प्रधान है भारत के, माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो अपने जीवन के कई वर्षों को लगाते हुए और सोचते हुए, और जब विदेश में जाते हैं ये सोचकर जाते हैं कि मैं जो नरेंद्र यहाँ से जा रहा हूँ, लौटते समय भी वही नरेंद्र रहूंगा जो विवेकानंद वहां गए थे वहां से हुआ है। उनके अंदर परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जब जाते हैं तो जिस तरह अमेरिका में स्वामी विवेकानंद ने विषय रखा था उसी तरह मोदी जी रखते हैं और सभी तालियां बजाते हैं। वो 7 मिनट की तालियां स्वामी जी गूंजती हैं तो मोदी जी के समय भी आज वो तालियां गूंजती हैं। और विकसित भारत की जो कल्पना है उसमें राष्ट्र का जो प्रत्येक देश है वो योगदान देने के लिए तैयार है। अभी एलपीजी की जो बात कर रहे थे ना हम लोग, या फिर पेट्रोल की बात कर रहे थे, या कोरोना में देखा होगा आप लोगों ने कि कोरोना में सारे देश की क्या स्थिति हो गई थी, लेकिन भारत देश एक ऐसा देश था जो जाके युवा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। और मोदी जी ने अपने देश के युवाओं को, अपने देश के लोगों को बचाने के लिए ही नहीं सोचे, पूरे विश्व के बारे में सोचे। आप सोचिए भारत का प्रधानमंत्री पूरे विश्व की सोच रहा है, तो ये बड़ा मन करने का हृदय हमको लाना है और इस बड़े मन के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। विवेकानंद केंद्र वही कार्य कर रहा है और इस कार्य में हमारा अपना योगदान कैसे क्या हो सकता है हम लोग ही वो ध्यान रखेंगे। जी मुकुंद जी। तो धर्मदास जी, आखिरी प्रश्न है, उसके बाद जनता में से कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं जी। कि जीवन के कुछ मूल मंत्र जो आप युवाओं को देना चाहेंगे। नहीं, मैं तो ये बोलूंगा, जैसे जो हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं उसमें आर्थिक विकास होना ये विकसित भारत की कल्पना में नहीं आता है, वो तो एक उसका पायदान हो सकता है, लेकिन आज का युवा या कोई भी व्यक्ति नवाचार या शिक्षा, नैतिक मूल्यों को आधार मानते हुए भारतीय परंपराओं से जुड़े रहकर, यदि हम जड़ों से जुड़े रहेंगे तब हम इस देश को आगे ले जा सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि एक वृक्ष जंगल है, जंगल में उस वृक्ष की जड़ को आप नीचे जाके बता सकते हैं कि ये आम की जड़ है? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सारी जड़ें इंटरकनेक्टेड, इंटररिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट है। ऐसे ही हम सबको एक होकर ना नैतिक मूल्यों को, भारतीय परंपरा को जुड़े रहकर हमको ये कार्य करना होगा, तब जाके विकसित भारत में नए नए स्टार्टअप ज्वाइन करना पड़ेंगे, नए नए स्टार्टअप शुरू करना पड़ेंगे, नई नई योजना शुरू करना पड़ेंगी, जिसमें अन्य लोगों को लगाकर, अन्य बच्चों को लगाकर, अन्य युवाओं को लगाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं आगे अकेला बढ़ूंगा ये नहीं सोचना है, सबको लेकर चलना, तब हम आगे बढ़ेंगे। और जो मूल मंत्र की बात कर रहे हैं, इसमें तो मूल मंत्र तो बहुत विशेष विषय नहीं है। मूल मंत्र तो मुकुंद जी आप अच्छा बता सकते हैं, फिर भी हम आपको बताएंगे कि युवाओं के मन में या बच्चों के मन में अभी से जो एक कभी कभी युवा सोचते नहीं है कि हमने जन्म तो ले लिया है, हम इतने बड़े तो हो गए हैं। जब आप जन्म लिए, जन्म से लेकर आपके कुछ ना करने तक परिवार, समाज, राष्ट्र ने आपका सहयोग दिया ना। आपके बारे में सोचे ना, रोड भी ठीक करी, टेम्पो वाले ने भी सहयोग किया, या स्कूल में जो टीचर थी उन्होंने भी आपका सहयोग किया, सबने आपका सहयोग किया है। तो हमारा अपना व्यवहार समाज के प्रति कैसा होना है, हमारी अपनी सोच समाज के प्रति कैसा होना है, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं ना कि हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा जन्म भारत में क्यों हुआ। अरे आपका जन्म तो अमेरिका में भी हो सकता था, स्विट्जरलैंड में भी हो सकता था, आप ऐशो आराम की जिंदगी भी जी सकते थे, लेकिन आपका जन्म भारत में क्यों हुआ, आपने सोचा कभी? तो शायद ये आपकी पुण्याई होगी, ये शायद आपके अच्छे कर्म होंगे। आजकल तो ऐसा होता नहीं, पहले बोलते थे ना पिछले कर्मों के
पिछले कर्म होंगे इसलिए जी आज हम देख रहे हैं, लेकिन आजकल भगवान एडवांस हो गए हैं, पता है भगवान आजकल के कर्म का फल परिणाम भी तुरंत देते हैं। तो मैं आजकल के युवाओं से यही आग्रह करूंगा कि ये 3 प्रश्न मन से अपने आप से करें कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और मेरा जन्म भारत में क्यों हुआ है। जब ये प्रश्न के उत्तर आपको मिल जाएंगे तो निश्चित रूप से गुरुकुल दिव्य मिशन और ये विकसित भारत में इस गुरुकुल दिव्य मिशन का बहुत बड़ा योगदान होगा। और ये दिव्य मिशन जो आप चला रहे हैं मुकुंद जी, ये आज सुपौल के एक छोटे से गांव में नहीं, ये बिहार से उठकर पूरे भारत में इसकी पताका निश्चित रूप से, क्योंकि आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। जब व्यक्ति अपने लिए करता है तब वो नाव में गिर भी जाता है, समुद्र डूब भी जाता है। जब वो दूसरों का नाम लेकर समुद्र में कूदता है तब वो आगे बढ़ता है। और क्या बोल सकते हैं उसमें, ये भी बोल सकते हैं कि जैसे किसी राष्ट्रीय चरित्र को मजबूत करने के लिए हमारा चारित्र्य मजबूत होना है, तभी हम राष्ट्रीय चरित्र को मजबूत कर सकते हैं। और हमेशा एक बात ध्यान रखिए, सकारात्मक सोच रखिए। हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मुझसे हो सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ नहीं कर। जामवंत अपनी याददाश्त भूल गए थे तो कितना हनुमान जी भूल गए थे। जामवंत जी ने हनुमान जी को सारा बताया, तब हनुमान जी को समझ में आया अरे मेरा जन्म तो राम कार्य के लिए हुआ है। तो आज के युवाओं को भी सोचना है कि मेरा जन्म जो हुआ है इसे भारत को विकसित करने के लिए, इसे राष्ट्र को सर्वोपरि बनाने के लिए, और 2037 में इसे भारत की पताका पूरे विश्व में फहराएगी और प्रत्येक विश्व का बच्चा इसे भारत के गुणगान गाएगा और श्री राम की जय बोलेगा। आगे ये देश बढ़ेगा, ये दिव्य विहार मिशन का संकल्पना पूर्ण होगी। जी मुकुंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मदास जी। तो अगर ऑडियंस में से कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। एकदम पूछ सकते। जी निधि पूछना चाहती है। नमस्कार सभी को। तो जो आज का कॉन्वर्सेशन था वो बहुत मतलब इंसाइटफुल था। बस मेरा एक छोटा सा सवाल ये है धर्मदास जी के लिए कि मतलब इतने टाइम से वो स्वामी विवेकानंद के जो संस्थान है उससे जुड़े हुए हैं, उनको काफी क्लोजली से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मतलब मेरा ये सवाल है कि जैसे मतलब विवेकानंद अगर अभी के टाइम में अगर प्रेजेंट होते, मतलब लाइव होते, तो आज जो जेनजी का जो टर्म आता है ना, यंगस्टर टीनेजर, उसके लिए उनका क्या संदेश रहता है? अगर आप मतलब इस पे प्रकाश डाल सके तो ये मेरा सवाल है। थैंक यू। मैं एक बात बीच में छोड़ दिया था कि जैसे वो जब मुकुंद जी पूछ रहे थे कि आपका जीवन का क्या वृत्तांत, तो मैंने उसमें जोड़ा कि ये वृत्तांत जी जीवन की यात्रा है। कुछ पारिवारिक कारणों से अभी थोड़ा पारिवारिक जीवन में लौटा हूँ और निश्चित रूप से ये यात्रा पूर्ण होगी, मतलब आगे बढ़ेगी और इस यात्रा में फिर से लौटेंगे। निधि जी का जो प्रश्न है कि कैसे आज के विवेकानंद होते, तो विवेकानंद होते तब हम करते, ये तो बहुत सोचना होगा। लेकिन हमारे अंदर ही विवेकानंद हैं और विवेकानंद जो सोचते हैं कि दूसरों के लिए कार्य करना है, तभी हम उस संकल्पना को साकार कर सकता है। मैं अपने लिए कार्य करते हुए दूसरों को भी चिंता करना है और अपने से उठकर हुए उस कल्पना को पूर्ण करना है, तो निश्चित रूप से विवेकानंद की संकल्पना पूर्ण होगी। जैन जी जो आज की यंग जनरेशन है उसके लिए यही है कि स्वामी जी बोलते हैं कि आधुनिक युवा पीढ़ी पर मेरा विश्वास है और इसी में से मेरे कार्यकर्ता निकलेंगे और निश्चित रूप से ये पूरे भारत में सामाजिक समरसता का संदेश एक कोने से दूसरे कोने तक ये युवा लेकर जाएंगे, भारत की पताका को ये लेकर जाएंगे। तो स्वामी जी का विश्वास आज की पीढ़ी पर है और निश्चित रूप से स्वामी जी के जो विचार हैं, उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तो रुको नहीं, यही आज की युवा निश्चित रूप से दूसरों को पहुंचाएंगे। तो समय हो गया है प्रार्थना का, तो आगे प्रार्थना रत्नेश करवाएंगे।